increase your buyers by 15%. अब ये दो एग्जांपल्स हैं. जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि यूजर्स फ्रॉम फैसलाबाद आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन बैग्स. अब इस पर वही वाली बात आ गई कि आपने हो सकता है 2 हफ्ते बैठ के बहुत एक्सप्लोर होगा, उसमें इंडस्ट्रीज पर कैटेगरीज पे तोड़ा होगा, सिटीज पर तोड़ा होगा, हर चीज़ को होगा, आपको कोई इंटरेस्ट नजर आई होगी रिपोर्ट कर सके. छोटी सी चीज़ कि अच्छा के अंदर जो लोग हैं 40% सेल्स जो है वो बैग्स के ऊपर ही होती है. तो ये आपको अगर एक बहुत 2 हफ्ते या महीने के एनालिसिस के बाद एक ये छोटी सी चीज़ निकल के आएगी, तो कभी भी आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि हमने ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा. यू विल सिंपली कम्युनिकेट इट एज अ वन लाइनर. इफ समवन आस्क्स फॉर एविडेंस, समवन आस्क्स फॉर समथिंग, तो वो आप उसको शेयर करते हैं. सिमिलरली जो मैंने दूसरी चीज़ की कि ऑफरिंग ऐड टू कार्ट विदाउट साइनिंग अप कैन इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बायर्स बाय 15%. सो दराज का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ किया हो तो आपको आइडिया होगा आप लॉग इन नहीं करते, अपने कार्ट के अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते. एंड विच इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम बिकॉज आप एक न्यू यूज़र हैं, आप आते हैं अपने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, अभी आपका मूड साइन इन करें एट द मोमेंट, तो आप क्या करें, प्रोडक्ट पसंद वांट टू ऐड इट, बट अगर आपको वो अलाउ नहीं करेगा तो आप यू विल अबैंडन द प्लेटफॉर्म. और आप 2 हफ्ते बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो आप उस प्रोडक्ट को भूल चुके होंगे. तो इसी तरह से फिर आपने एक डेटा एनालिसिस करना होता है कि अगर ये चीज़ उनको अलाउ कर दी जाए तो फिर एग्जिस्टिंग डेटा के थ्रू या कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें निकाल के आप ये कह सकते हैं कि जी एग्जैक्टली इतने % आपको फ़ायदा होगा अगर आप ये फीचर अलाउ करेंगे. अब इसमें ये भी हो सकता है कि वो जो इंक्रीज़ है वो बायर्स के अंदर वो शायद 0.5% आ जाए. उसके ऊपर फिर बिजनेस आपको कह सकता है कि नहीं, एक छोटे से इंक्रीज़ के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें, इतना बड़ा फीचर क्यों इंट्रोड्यूस करें. सो इस तरह से जो है ना आपने स्टोरीज वो करनी है. और ये चीज़ है कि आपने जब चीज़ प्रेजेंट के अंदर आप कंक्लूजन पे आप ये कर दो अलाउ, या ये है कि यू शुड इंक्रीज सेल्स ऑफ बैग, यू शुड प्रमोट बैग्स टू फैसलाबाद, इस तरह से करके, और फिर बाद में आप उसकी एविडेंस और बाकी सारी चीज़ें आप प्रेजेंट करो. इस तरह की एनालिसिस है. आपने देखा कि कन्वर्जन रेट हो रहा है, आपका फॉर एग्जांपल आप एक कन्वर्जन रेट प्लेटफॉर्म पे है और उनमें से इन्होंने बिना कोई चीज़ खरीदी, तो आपने देखा कि आपका जो है ना वो इस बार पहले 4% था, 3.5 आपने करना है. अब इसके देख सकते हैं, पहले आप ये देख सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए और बायर्स एक्चुअली नहीं डिक्रीज़ हुए. अगर आपको ये भी पता चल गया कि बायर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो फिर आप उसको इस तरह से भी देख सकते हो कि क्या रीज़न है क्यों बायर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं. उसको फिर आप उसका कोई फनल बनाओ कि अच्छा वो एक उनकी जर्नी थी वेबसाइट पे आने के बाद से लेकर करने तक, उस जर्नी के दौरान वो लोग लीव करते गए हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कंपेयर कि क्या वो लोग उसी तरह से उतना ही टाइम स्पेंड करते हैं या नहीं, उतने ही प्रोडक्ट्स कर रहे हैं या नहीं, क्या वो प्रोडक्ट के पेज पे पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, कोई चेंज हुई हो उसके अंदर. तो एंड देन आपको फॉर एग्जांपल एक नोट कर लिया आपने यही आपका उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि लोग प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, उतना ही लगा रहे हैं, उसके बाद जाके ऐड टू कार्ट भी ऑलमोस्ट उतना ही कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जाके आपके जो चेकआउट का पेज है तो वो चेकआउट नहीं कर पा रहे. अब उसमें ये हो सकता है कि कोई दिया गया है या ये कि आपके ऐप के ऊपर कोई इशू हो गया था किसी टाइम के ऊपर विच वेंट अनडिटेक्टेड, टेक ने नहीं डिटेक्ट किया, जो कि उनको चेकआउट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रहा था. तो इस तरह उसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे किसी ना किसी चीज़ के ड्रॉप को कोई फनल बना के, कोई जर्नी बना के, then you will be able to reach to a conclusion. So again the summary is, maybe summary बिल्कुल end पे present कर रही हूँ कि you can explore hundreds of data points but then you only present what's necessary. अच्छा, then एक आपने एक analysis बनाना है assortment planning का.
ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक बिज़नेस का बंदा हूँ और मैं किसी डेटा एनालिस्ट के पास जाके कहता हूँ कि मैंने अपनी असॉर्टमेंट प्लान करनी है फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो व्हाट काइंड ऑफ सेलर्स शुड आई ऑन बोर्ड, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स शुड आई इंट्रोड्यूस। उसके अंदर मैं कौन कौन सी चीज़ें देख सकती हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं देख सकती हूँ वो ये है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्चेस देख सकती हूँ। तो मेरे पास डेटा है कि मेरी ऐप पे जब लोग आते हैं तो वो क्या सर्च करते हैं और मैं उनको क्या रिजल्ट्स दिखाती हूँ। सो प्रॉब्ली आई कैन फिल्टर आउट सर्च रिजल्ट्स जहाँ पे मैंने बहुत कम प्रोडक्ट्स उनको दिखाए। तो जैसे कि जिम इक्विपमेंट है, दराज के ऊपर जिम इक्विपमेंट बहुत अच्छा अवेलेबल नहीं है। तो मुझे आइडिया हो सकता है कि दिस इज़ अ न्यू कैटेगरी दैट आई कैन इंट्रोड्यूस बिकॉज पीपल आर सर्चिंग फॉर इट, पीपल आर सर्चिंग फॉर वर्ड टू जिम इक्विपमेंट बट दे आर नॉट गेटिंग प्रोडक्ट। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि मैंने रखे हुए हैं बट देन दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो और यहाँ पे भी आपकी एक बिजनेस नॉलेज काम आती है। जैसे कि आपको पता है कि इस साल इम्पोर्ट बहुत महंगी हुई एवरीथिंग। तो उसके अंदर आप हो सकता है आपने ये ऑब्जर्व किया हो कि आपकी की सेल्स, स्पेशली मोबाइल एंड टैबलेट्स की सेल्स बहुत कम हो। तो उस पर अगर जो आप जाके एक्सप्लोर देखेंगे कि आपका शायद जो एवरेज प्राइस पॉइंट है वो बहुत बढ़ गया है। जो फ़ोन्स पहले आपको एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर अवेलेबल थे वो अब नहीं लोग खरीद रहे क्योंकि उनकी रेंजेस बढ़ गई हैं। तो उसके अंदर देन यू कैन सजेस्ट कि इफ़ यू नो दिस इज़ द ऑप्टिमल प्राइस पॉइंट फॉर दिस कैटेगरी, कि इस प्राइस पॉइंट के दरमियान जितने आपके फ़ोन्स या टैबलेट्स रेंज करते हैं उनका कन्वर्जन रेट या उनके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप उसकी असॉर्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। फिर अगेन यही बात है कि आप प्राइस पॉइंट है, लोगों की डिमांड है, आपकी सप्लाई है, इन सारे पॉइंट्स को आप एनालाइज करते हैं और देन यू कम अप विद सजेशंस एंड अ प्लान एंड यू टेल स्टोरी। ठीक है। दिस इज़ द लास्ट थिंग, A/B टेस्ट्स। आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। और A/B टेस्ट्स क्या होते हैं कि बहुत बार जो है ना हमारे कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस होते हैं जिनका हमारे पास एक कोई भी तरीका नहीं होता कि ये चेक करने का कि जो मैं बात कह रही हूँ वो है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई हाइपोथेसिस लेके आता है कि जो दराज का जो होम पेज है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो भी नया बंदा आता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड पेज देख के वो शायद वो बाय नहीं करता। और अगर आप इसके होम पेज को सिंपल कर देंगे तो लोग शायद ज़्यादा खरीदेंगे। अब उसके अंदर एक और बंदा एक हाइपोथेसिस लेके आता है कि अच्छा नहीं चलिए शायद नए यूज़र्स तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो एक सिंपल होम पेज के ऊपर, बट जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी जिनको आदत है बाय करने की वो एक कॉम्प्लिकेटेड होम पेज को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि उस होम पेज के ऊपर आपको पहली ही क्लिक के अंदर बहुत सारी विजिबिलिटी मिल जाती है, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। अब इनको मैं टेस्ट कैसे करती हूँ? तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपनी जो भी ऑडियंस है मैं उनको 2 ग्रुप्स के अंदर मैं डिवाइड कर दूँगी और मैं ये करूँगी कि एक ग्रुप को मैं अपना एक कोई नया वर्जन दिखाऊँगी, एक को मैं कोई और वर्जन दिखाऊँगी एंड देन आई मेजर देयर परफॉर्मेंस। अब वो जो परफॉर्मेंस मेजर करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, परफॉर्मेंस आप एक्चुअल परफॉर्मेंस किसको कहेंगे, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, उनको किस तरह से देखना है, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर एनालिसिस। सो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हम A/B टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। देन दी सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ऑफ पुश नोटिफिकेशंस। सो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल की हुई है तो उसके ऊपर आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती रहती हैं। Give me 2 minutes. सॉरी अबाउट दैट। सो कोई ना कोई आपको पुश नोटिफिकेशन आ सकती हैं। अब इसके ऊपर आपका रिएक्शन 2 तरह का हो सकता है। या तो आप उस पुश नोटिफिकेशन के साथ इंटरेक्ट करें और आप यू नो इट यूजफुल थिंग आप करें, आप कोई ना कोई उल्टा रिएक्शन कि वो आपसे रेलिवेंट नहीं है, आपको एग्जैक्टली किसी ऐसे टाइम के ऊपर नोटिफिकेशन आ गई जहाँ पे आप कोई काम कर रहे थे एंड यू गेट अनॉयड एंड यू गेट सो अनॉयड दैट यू गो ऑन एंड यू इवन डिलीट योर ऐप। सो उस करेंगे कि A/B टेस्ट। सो एक छोटे से सेगमेंट को हम टेस्ट करने होगा, हम उसको एक क्वेश्चन भेजेंगे और जिनको हमने नहीं फिर उनकी आपस में कंपेयर करेंगे कि उनकी पुश नोटिफिकेशन वगैरह किस तरह से हमने उनको करना है।
फिर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूंगी जो आप क्या चीज़ें प्रिडिक्ट आपके बायर्स सेलर्स सब मिलियंस ऑफ रोज इसके अंदर बिहेवियर फ्रॉड क्या होता है फ्रॉड ऐसे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं कि आपके सेलर्स की तरफ से या बायर की तरफ से आपको आइडिया नहीं होता कि लोग किसी चीज़ को इस तरह से भी अब्यूज़ कर सकते हैं। सो उनको आपने किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है। सो मतलब एक मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी चीज़ के ऊपर सेल लगी, एक सेलर ने सेल लगाई और उसका जो कंपेटिटर था उसने क्या किया कि उसने उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स उठा लिए और वो करते हैं लोग उसके सारे के सारे प्रोडक्ट सेल से उठा के और उसकी सेल बंद करवा दी। अब अपने प्रोडक्ट्स बेच दिए। जब वो टाइम ख़त्म हुआ तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दिए। अब दिस इज़ काइंड ऑफ अ वायर फ्रॉड उसको कह सकते हैं, आप उसको कोई भी और चीज़ कह सकते हैं। तो इनको आपने डिटेक्ट किस तरह से करना है। या फिर सेलर्स अक्सर फ्रॉड करते हैं तो उसको आप किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि ये इशू कहाँ से आ रहा है। इसके ऊपर भी यू कैन डू आइदर एन एनालिसिस और यू कैन राइट सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम वंस यू आर श्योर ऑफ यू नो your whatever your hypothesis is। और इसमें भी ये है कि पहले आप एनालिसिस करते हैं। अगर आपने एल्गोरिथम भी लिखना है इवेंचुअली किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन के लिए आपने एक एल्गोरिथम लिखना है तो पहले आप उसका एनालिसिस करेंगे जिसको कहते हैं कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। और उस आप एक छोटे से अमाउंट ऑफ डेटा को देखेंगे और उसको 3 महीने का डेटा 2 महीने का डेटा उसको एक्सप्लोर करके आप कहेंगे कि हाँ ये बात है कि जो लोग इस तरह से जिनका बिहेवियर होता है वो फ्यूचर के अंदर ये काम कर सकते हैं। एंड देन वंस यू श्योर देन यू कैन गिव दैट इनसाइट टू योर इफ़ यू नॉट इन डेटा साइंस देन यू कैन गिव देम टू द डेटा साइंस टीम और यू कैन राइट द कोड योरसेल्फ कि अच्छा इसको लॉन्ग टर्म में हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है और इसको लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट करना है। सो जैसे कि आपने एक चर्न प्रिवेंशन एल्गोरिथम बनाया है। यहाँ पे भी एग्जांपल आ गई है कि आपके जो बायर्स हैं आपने गेस करना है कि कौन सा बायर कब छोड़ के जा रहा है एंड यू हैव टू टारगेट योर मोस्ट वल्नरेबल बायर्स। तो उसके ऊपर आपने कोई सजेशंस दे देंगे। फॉर एग्जांपल जो शायद 90 डेज से नहीं आया और जिसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस के अंदर कोई बैड रिव्यू रह चुका है या कोई इस तरह की चीज़ है तो वी प्रिडिक्ट कि अच्छा ये लोग जो हैं ये सबसे ज़्यादा दे आर मोर लाइकली टू लीव द प्लेटफॉर्म। एंड इन स्पेसिफिक लोगों के ऊपर हमने इस तरह के टाइप ऑफ लोगों को टारगेट करना है, उनको रिटेन करने की कोशिश करनी है, उनको सब्सिडीज़ देनी है, उनको प्लेटफॉर्म पे वापस आने की कोशिश करनी है। तो आप पहले एक एनालिसिस करोगे इन आपके जितने भी शुभ शुभात हैं उनको आप एक थोड़े से अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर चेक करोगे कि क्या जो आप सजेस्ट करो वो है भी या नहीं। एंड देन यू विल गो ऑन एंड बिल्ड सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम ऑन इट जो कि आपके जो भी डेली के न्यू बायर्स आते हैं क्योंकि डे ऑन डे लोग आज अगर आप प्रिडिक्टेबल हो कि आप छोड़ के चले जाओगे तो कल आप नहीं होंगे और परसों शायद आप दोबारा उसी ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। तो वो डे ऑन डे जो डेटा अपडेट होना है या वो एल्गोरिथम अपडेट होना है या उसमें रन करना है आप उसको फिर डेवलप करवा सकते हो। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल जो द एग्जाम्पल्स दैट आई हैड। सो आई थिंक वी हैव 10 minutes if anyone has any questions or कोई discussions। हाँ जी, किसका क्वेश्चन है? हेलो, थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन। मेरा क्वेश्चन है, सो आई वर्क इन एन आईटी सर्विसेज कंपनी एंड द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग राइट नाउ इज के दो प्रॉब्लम्स है, दो सेगमेंट्स। फर्स्ट ये कि क्लाइंट को ये समझाना है कि आपने हमें सही तरीके से समझाना है कि आप चाहते हैं क्या, वो कैसे, अगर आपका कोई उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि वो कैसे कहते हैं। दूसरा ये कि जो कंपनीज हैं जो कि आउटसोर्स करती हैं डेटा एनालिटिक्स उनको ये समझाना है कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस की तरफ जाना लाजमी है, वो भी एक चैलेंज पड़ जाता है। तो इन दो पे अगर आप अपनी रोशनी डाल सकें कि ये कैसे एक नया लाइक जूनियर डेटा एनालिटिक कंसल्टेंट कर सकता है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये था कि जो आपने अपनी जो क्लाइंट सर्विसेज को बताना होता है उनकी रिक्वायरमेंट समझनी होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग उसमें वो यूजुअली बहुत ज़्यादा सेंसरी कर लेते हैं एंड दैट कॉजेस अ अच्छा उसके अंदर ना ये दिस इज़ अ वेरी रिकरिंग प्रॉब्लम जिसका वाकई कोई ना कोई सोल्यूशन, एक परफेक्ट सोल्यूशन अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप ना जब भी कोई प्रोजेक्ट, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात आ गई कि
कि आपने कोई भी एक आपके पास प्रोजेक्ट लेकर आया और ये होता है, और ना सिर्फ ये कि उनको पता होता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट जान के चेंज करते हैं, बिकॉज इन द मिडल ऑफ एनीथिंग उनको पता चलता है कि अच्छा नहीं ये नहीं, अब हमारी या तो उनका फोकस चेंज हो जाता है या उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से हो जाता है। सो उसका एक जो मुझे लगता है ना कि अगर आप इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो उस पर होता है कि इट्स देन फिर भी क्लाइंट है तो यू ऑलवेज हैव टू से येस टू देम, बट देन यू स्टिल हैव समथिंग इन योर डिफेंस। तो आप ये कर सकते हैं, एंड दे आर वेरी ट्रिकी स्टेक होल्डर्स, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इनिशियली उनसे या तो कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लें, उसको ब्लॉक इन कर दें, एंड देन जब आप उनको एक PMO दें और आप उनको उसको ब्रेक डाउन करके दें कि अच्छा ये काम अब इसमें ये लगेगा, ये काम इसमें इतना टाइम लगेगा, और जब भी वो कोई नई रिक्वायरमेंट लेकर आए या जब भी कोई एक नई चीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट कराएं, तो देन अपने PMO के अंदर उसको लॉक इन करें कि दिस इज़ अ स्कोप क्रीप, ये इनिशियल रिक्वायरमेंट में नहीं था, इसके अंदर हमारी प्रोजेक्ट डेडलाइन जो है ना वो इतने दिन इंक्रीज़ हो जाएगी। सो उससे ये भी होता है, और कभी कभार ये होता है कि दे डोंट एग्री विद यू। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि ये हमें एक छोटी सी चीज़ आपने इस तरह से करने का हमने आपको कहा था, अब आप इस तरह से कर दें, तो ये तो आप 2 दिन के अंदर कर दें, छोटी सी चीज़ है। अब वो शायद देखने में छोटी सी चीज़ है, बट जिसने इम्प्लीमेंट किया उसको पता है कि नहीं वो इस तरह से शिफ्ट करके दूसरी तरफ लेके जाना, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं। तो पहले आप उनको समझने की कोशिश करें कि वो मसला क्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर तो वो अंडरस्टैंडिंग लोग होंगे तो आपको वो बता देंगे कि अच्छा हमारा जो है ना, हमें एग्जाम्पल मेरे जहन में नहीं आ रही, प्रपोजल किसी विजिबिलिटी की चीज़ हो या कोई भी, लेकिन आप उनको ये बोल सकते हैं कि देखिए आप इसको, अगर ये आपका मसला ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, और हम अगर ये वाला काम करेंगे तो हमें इतने दिन लगेंगे, और अगर हम ये वाला काम करेंगे तो हमें इससे कम लग सकता है। दूसरा आप काम ये कर सकते हैं कि उनको कन्विंस करने के लिए कि फॉर एग्जांपल इस डेटा के ऊपर या इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के आपके पास 10 दिन लग रहे हैं, और वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें क्या है तो 2 दिन लगेंगे, देन यू कैन इवन से कि अच्छा हम ये वाली जो चीज़ है ये काम हम एक आप अगर एक सेपरेट टीम के पास लेके जाएंगे तो वो आप उनसे एक ETA ले लें, या हमारी फाइनेंस टीम के ऊपर एक डिपेंडेंसी आ गई है तो आप उनसे हमें ये चीज़ करवा के दें। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मेरे साथ एक इशू हुआ कि मुझे कोई चीज़ ऑटोमेट करानी थी। अब कहने को ऑटोमेशन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बड़ा काम नहीं लगता, बट देन इंफ्रा का कोई काम था कि इंफ्रा की सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे थे, अब वो मेरे हाथ में नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल से कि दिस इज़ नाउ डिपेंडेंसी अब आपकी इसके ऊपर आ गई है, सो इंस्टेड ऑफ मी टेकिंग इट ऑन माई सेल्फ कि अच्छा मैंने वो सारी चीज़ें करनी है, ये करना है, देन आई कैन ट्रांसफर इट टू द relevant team and then make it known as well, and not just like transfer it to them but make it known that this is a dependency that needs to be resolved by another team. So yeah, आपका second question था कि आप किस तरह से promote कर सकते हैं data analytics को, right? So I would say कि ज़रूरी नहीं होता, अगर आपकी कोई small scale organization है तो मुझे ऐसा लगता है कि डेटा एनालिटिक्स का काम अगर कोई बंदा ऐसा है, मैंने लोगों को ऐसे लोगों को करते हुए देखा है जिनकी MBA की डिग्री है या बिजनेस की, एंड वो दे गाइस डू इट बेटर देन अस, बिकॉज उनको एक आइडिया होता है। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों में भी एग्जांपल्स दे रही थी कि बिज़नेस का आइडिया कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो वो लोग उनको बहुत सारी चीज़ें, मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम गोइंग टू गेट बैश ऑन दिस, बट बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप एनालिटिक्स इस्तेमाल करें। बहुत सारी चीज़ें आप, अगर आपकी छोटी इंडस्ट्री है तो आपको जाके आइडिया हो जाता है कि जी ये ऐसे मेरी सॉल्व हो जाएगी, और लोग होते हैं उनके गेसेस डेटा को देखे बगैर इतने स्मार्ट होते हैं कि यू कैन ट्रस्ट देम। लेकिन ये कि इफ़ यू स्टिल सी अ नीड जो कि उन लोगों को नहीं आइडिया और आपको एक पोटेंशियल नज़र आ रही है, तो देन यू कैन प्रेजेंट अ सोल्यूशन। सो बेसिकली जैसे आपको एक पोटेंशियल नज़र आ रही है कि भाई हमारे पास ये 2 डेटा पड़े हुए हैं, या हमारे पास कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता कहाँ पड़े हुए हैं, बट डेफिनेटली इस कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा, और मैं अगर इसको इस तरह से मतलब मैं इसके ऊपर एक बिजनेस केस आप बना दें और आप कहें कि अगर इफ़ वी डू समथिंग लाइक दिस वी कैन प्रॉब्ली अर्न फ्रॉम इट या वी कैन सेल इट, तो देन पीपल कैन लिसन टू। सो येस, द आंसर टू दैट, अ शॉर्ट आंसर वुड बी क्रिएट अ बिजनेस केस। इसमें एक पॉइंट आपने रेज किया कि हर चीज़ को जो है वो उसका पार्ट बना दें आप, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रैक्टिकली मैडम हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन नहीं सकती ना, क्योंकि जब हम SRS को डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो जो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो जो आपको रिक्वायरमेंट दे रहे होते हैं उसको आपको कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे इसका फॉर्म का लेआउट चेंज कर दें, GUI चेंज कर दें,
जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि वो मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। तो जो चीज़ तो बिजनेस का पार्ट होती है ना, उसको तो फिर हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फिर एक मिसिंग बन जाता है। और जो चीज़ यानी हम जब एग्रीमेंट लिख रहे होते हैं तो उस एग्रीमेंट में हम ये लिख रहे होते हैं कि ये पार्ट मतलब किस तरह की चेंजेस को जो है वो फोकस करेगा। तो बिजनेस वाली जो चीज़ें होती हैं वो तो ऑब्वियसली हमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन वो चीज़ें जिस तरह से जीओआई चेंज कर दें या उस तरह कर दें, या जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की जो लिमिट है उसको एक्सीड कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर एक कॉस्ट इम्प्लीमेंट हो रही होती है। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर क्योंकि इसकी बड़ी ऑब्लिगेशंस आती है ना आगे, तो ये बिल्कुल इस तरह से मतलब हार्ड एंड फास्ट हम नहीं कह सकते कि हम मतलब यूज़र को इस चीज़ पे प्रैक्टिकली रिस्ट्रिक्ट करें कि ये इस तरह आके लिमिट हो जाए। हमें आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बिकॉज ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ के ऊपर, और बिल्कुल क्योंकि एक्सटर्नल अगर आपके क्लाइंट से या आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो डेफिनेटली आप वो उसको अब्लाइज करेंगे। लेकिन ये होता है कि अक्सर आपके जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो इंटरनल होते हैं, या वो इस तरह से होता है कि आप उन क्लाइंट्स के साथ एक छोटे से प्रोजेक्ट, स्पेशली जो डेटा इंडस्ट्री होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर पूरा का पूरा आउटसोर्स कर लिया होता है, और आपके उनके साथ डेली कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। सो इवेंचुअली यही बात है कि आपको मतलब देखिए आपने एक कमिटमेंट किया ना कि मैंने ये काम 3 महीने के अंदर करके देना है, ठीक है। अब आपने 3 महीने के अंदर नहीं कर पा रहे, 6 महीने के अंदर कोई इस तरह का स्कोप क्रीप आ गया जो कि आपने पहले रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं लिया था, तो आपके पास एक वो वैलिड चीज़ इस तरह से होता है और सबको पता है, लेकिन आपके पास एक वैलिड जस्टिफिकेशन या उसको कहीं ना कहीं जैसे 6 महीने बाद कोई आके पूछे कि भाई ये क्यों 3 महीने के लिए क्यों आया था, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए चीज़। सो या बट आई एग्री विद यू कि आप हर चीज़ के ऊपर मना भी नहीं कर सकते और हर चीज़ को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते, बट यही है कि ऑप्शंस आप या तो यू कैन you can argue with them, you can present them alternatives, yeah, you can add it in your you can extend your timelines, you can extend your deadlines, or you can outsource the specific task. Thank you very much, Sana, for the real world and wonderful insights that you have given us, especially in the industry, how it works, what is required, what we should expect. It was great having you here. Thank you. Right? और I will just request Dr. Mozam to please come on stage. जी? नहीं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाद में, अभी क्लास है ना 6 बजे, so I will just ask Dr. Mozam to Dr. Mozam needs to ask. मैं कुछ नहीं करता। डॉक्टर नाजिया को डॉक्टर नाजिया अच्छा डॉक्टर नाजिया करते हैं थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की क्लास है, आप लोग जा सकते हैं। MSDS विदाउट